Welcome to Yes Sampat Educator. So hello everyone, welcome to Yes Sampat Educator. Good morning, Jai Hind. Akanksha, good morning, Jai Hind. Abhinav, good morning, Jai Hind. तृप्ति जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद. सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन. सो दोस्तों, आज की जो तारीख है वो है 14 सितंबर 2022 और आज का जो थंबनेल यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके हिसाब से आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा हिंदू न्यूज़पेपर. एंड साथ ही साथ यहाँ पर आज आप लोग को देखने को मिलेगा कि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या नहीं, ठीक है. और 103rd अमेंडमेंट एक्चुअली है तो है क्या, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो आज की जो तारीख है वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज है वेडनेसडे सितंबर 14 2022. इज इट क्लियर? तो आज का सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर देख लेते हैं. तो ये जो दोस्तों आर्टिकल है ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप से काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है. ईरान में अर्ज इंडिया टू रिस्टार्ट ऑयल इंपोर्ट. ओके, तो यहाँ पर जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था और उससे पहले भी यहाँ पर ईरान के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगाया गया था कि आप अपना जो भी प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल जो है भारत उससे परचेज करता है, तो ईरान के ऊपर बहुत सारा यहाँ पर सैंक्शंस लगाया था यूएस के अंदर. तो यहाँ पर उसको भी कहा गया था दूसरे कंट्रीज को, अगर आपने ईरान के साथ बिजनेस रिलेशनशिप रखे या आपने ईरान के लिए ईरान को कुछ हेल्प किया या ईरान के साथ कुछ ट्रेडिंग करने की कोशिश की तो आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं. तो तब से लेकर आज तक भारत देश की अगर ये अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करूँ तो यहाँ पर ये एक एस्पेक्ट निकल कर आता है कि इस बार ईरान के साथ भारत फिर से व्यापार करना स्टार्ट कर देगा. और यहाँ पर देखा जा सकता है तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि एससीओ सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीट होने वाली है तो वहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं. ईरान के प्रेसिडेंट जिनका नाम है ईरानियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है इब्राहिम राइसी, ओके, वो भी आने वाले हैं. और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी इस एससीओ की मीटिंग में जाने वाले हैं. तो ये यहाँ पर एक एस्पेक्ट निकल कर ये आता है कि क्या ये मीटिंग के अंदर ये इन दोनों के बीच में बातचीत होगी तो किस तरीके की बातचीत होगी और किस मुद्दों के ऊपर बातचीत की जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ साथ वहां के जो ईरानी के प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी के बीच में क्या बातचीत हो सकती है, ठीक है. तो ये दोनों मिलने वाले हैं सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जहां पर ये मीटिंग होने वाली है. दोस्तों यहाँ पर मुझे ये चीज़ बताइए कि एससीओ की जो मीटिंग है ये कहाँ पर होने वाली है. यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, कई दिनों से एससीओ आता ही जा रहा है. तो आई होप सो आप लोग मुझे ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए समिट जो है समरकंद है, पर आप मुझे बताइए समरकंद कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए समरकंद है तो है कहाँ, ठीक है. तो यहाँ पर मिस्टर राइसीज इलेक्शन लास्ट ईयर एज ईरान जॉइंस द एससीओ एज अ मेंबर दिस ईयर. द क्वेश्चन ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द ईरान विच वेर कैंसल्ड इन 2018 and 19 and the next stage of the Chabhar port development are expected to be on the agenda on the bilateral talks over here. तो सबसे पहले मैप देख लीजिए कि हमारा जो छाबर पोर्ट है वो एक्चुअली है कहाँ, ठीक है. तो ये है हमारा प्यारा सा भारत, इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं, ये है ईरान. और यहाँ पर ईरान के अंदर हम लोगों ने छाबर पोर्ट बनाया है और यहाँ पर ईरान के अंदर में हमने छाबर पोर्ट यहाँ पर बनाया है जो हमें सहूलियत रहे ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से, इसलिए ओके. ये है पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है, ठीक है. तो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है, ईरान के अंदर छाबर पोर्ट है, ठीक है. तो ये चीज़ याद रखिएगा, इज इट क्लियर. तो ये है पाकिस्तान के ऊपर का भाग जो है अफगानिस्तान का इलाका है, ठीक है. आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें मैप से क्लियर होती जा रही है, ठीक है. आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर मैप को याद रखिए और जो भी पर्सन जो यहाँ पर पहली बार करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको धीरे धीरे समझ में सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर इसी के दौरान अगर मैं कहूँ तो कि भारत देश के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते थे जब ईरान के ऊपर यहाँ पर ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से कहा गया था कि अगर आपने किसी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप रखे तो आपको भी यहाँ पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं. और ईरान और इंडिया और ईरान किस किस फील्ड के अंदर बातचीत कर सकते हैं, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के फील्ड के बारे में बातचीत कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में बातचीत कर सकते हैं. यहाँ पर दोनों के बीच में जो ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो सकती है. साथ ही साथ यहाँ पर दोनों दूसरी और एक एजेंडा ये भी है जो LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दौरान यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब ने हमारी सहमति दिखाई थी, हमारा यहाँ पर पक्ष लिया था, फेवर करी थी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत की जा सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बातचीत की जाएगी, जो एक इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। और भारत जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तौर पर सबसे अभी आगे के तौर पर फील्ड के ऊपर काम करता है, ये वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिर
से यहाँ पर ईरान के साथ हमारे इंपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जब भी सैंक्शंस लगाए गए थे तभी ईरान ने भारत को कहा था कि मैं आपको ऑयल दूंगा, पर अब मैं आपको डिस्काउंट में ऑयल दूंगा, आप मेरे से ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। आई होप सो ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल निकल कर आता है जो कब से हम लोग पढ़ भी रहे हैं, उसको एक बार फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो कि लद्दाख के अंदर है। तो इंडिया चाइना कंफर्म विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द PP-15 इन द लद्दाख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी हद तक उस लद्दाख के रीजन में तनाव की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर गोगरा हॉट स्प्रिंग, ठीक है। तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ द PP-15, ओके। यहाँ पर अगर मैप की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये गोगरा हॉट स्प्रिंग का रीजन है। सो दैट इज अ हॉट स्प्रिंग PP-15। यहाँ पर काफ़ी हद तक तनाव की स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। इस साइड पर अपने अपने बॉर्डर के पास ही रहते हैं। पर अभी यहाँ पर कहा गया है कि PP-15 को हमें खाली करना है, आप भी पीछे हट जाइए, हम भी पीछे हट जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो इंडिया एंड चाइना ऑन ट्यूसडे कैरिड आउट वेरिफिकेशन टू कंफर्म विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ द डिसएंगेजमेंट हियर, देयर सोर्स सेड ऑन दिस पर्टिकुलर ट्यूसडे ओवर हियर, ठीक है। तो इस आर्टिकल के बारे में आप लोगों को इतना जानने की कोई ज़रूरत थी नहीं, पर यहाँ पर सिर्फ आप लोग ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं। LAC याद रखें, यहाँ पर हमारे नेबर कंट्रीज की जो बॉर्डर है वो चीज़ याद रखिए। यहाँ पर चाइना किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो सारी चीज़ें याद रखिए, क्योंकि जिस कंट्री के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होगी वहाँ पर ही डिस्प्यूट की स्थिति आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर PP-14 को कहा जाता है गलवान वैली। ये पूरा का पूरा जो है वो अक्साई चीन यानी कि LAC का इलाका है, ठीक है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका है और दैट इज अक्साई चीन ओवर हियर, ओके। आई होप सो आप लोग सारी चीज़ें आराम से समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। वेडनेसडे के अंदर इतने आज आर्टिकल आए हैं नहीं, ठीक है। फिर भी आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के हिसाब से उसको आज हम लोग डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि एडिटोरियल सेक्शन जो है पेज नंबर 6 पर आ जाइए। हम मोहम्मद पेज नंबर 6 पर आ जाइए, ठीक है। पेज नंबर 6 पर कहा गया है कि एक कंटेंट पेटेंट जो है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल निकल कर आया है, कनेक्टिंग द डॉट्स टू बूस्ट द पैटर्न इकोसिस्टम। तो यहाँ पर हमारी जो पैटर्न सिस्टम है, पैटर्न जो हम लोग करते हैं, जैसे कि मैंने कोई इनोवेशन किया और वो इनोवेशन कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए मुझे पैटर्न करना होता है। अगर मेरा इनोवेशन किसी ने कॉपी कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ उसको पैटर्न करवाना होता है। तो यहाँ पर जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, ये जोसेफ जी ने यहाँ पर पूरा आर्टिकल के हिसाब से ये सारी चीज़ें डाली है कि यहाँ पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EAC-PM वाई इंडिया नीड्स टू अर्जेंटली इन्वेस्ट इन इट पैटर्न इकोसिस्टम। भारत को पैटर्न इकोसिस्टम को इतना जल्दी की क्यों करना चाहिए, उसमें उसकी जो इन्वेस्टमेंट है क्यों बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि 2021 और 22 और 2022 और 23, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे से पेटेंट के मामले सामने आए थे। यहाँ पर अगर देखा जा सकता है कि 2000 हाँ यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 2010 और 2011 के बीच में कहूँ तो 23,291 यानी कि 23,291 जो है 2019-20 के अंदर है। इन 2011 से लेकर 2019 के बीच में इतने पेटेंट जो है बाकी रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेन एप्लीकेशंस आने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। हमारी पेटेंट इकोसिस्टम जो है काफ़ी हद तक डोल चल रही है, यहाँ पर 19-20 चल रही है। तो यहाँ पर ऑथर ने यही कहा है कि आप पैटर्न के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, पैटर्न इकोसिस्टम को अच्छी तरीके से बनाइए, उसकी प्रोसेस जो है उसको जल्दी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर EAC-PM जो रिपोर्ट है उसको लॉन्ग पेंडेंसी के तौर पर सामने रखा गया है। और यहाँ पर कहने का मतलब ये भी है कि जो पैटर्न अथॉरिटी है जो हमें पैटर्न प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, एक तो उसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है कि ये काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा, तो वहाँ पर स्टाफ की कमी देखने को मिल सकती है। वहाँ पर किसकी कमी देखने को मिल सकती है, स्टाफ की कमी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सो सेक्शन 21 क्लोज A1 रिक्वायर्स ए पेटेंट एप्लीकेशन टू रीफाइल डॉक्यूमेंट्स इफ द पेटेंट एग्जामिनर फाइंड्स देम द नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। अ प्लॉसिबल रीजन कुड बी दैट द एप्लीकेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एप्लीकेशंस पासिंग स्क्रूटिनी ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें कहने का मतलब यही है कि हमारी जो पेटेंट इकोसिस्टम है उसको थोड़ा बहुत हम लोग एनहांस करें, उसके अंदर
इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारी ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ है उसके साथ हम लोग कोलैबोरेट करें, एकेडेमिया के साथ हम लोग कोलैबोरेट करें, तो हमें आराम से सारी की सारी चीज़ें जो है उसके पाथवे में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इंडियन पेटेंट ऑफिस जो है वो इंक्रीज किया गया बाय 48% 2010 to 11 to 2020 to 21, largely driven by the application by residents and interestingly the number of number of these patent applications also in the increased at an astonishing rate during this particular period। तो यहाँ पर पेटेंट का जो है आंकड़ा बढ़ रहा है, पर यहाँ पर पेटेंट मिलने का आंकड़ा जो है बढ़ नहीं रहा। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ कहने का मतलब इस आर्टिकल का यही है। तो भारत देश को यहाँ पर पेटेंट के अंदर अच्छी तरीके से आप लोगों को काम करना चाहिए। यहाँ पर ये आर्टिकल में कहा गया है कि जब भी आप R&D कर सके, जब भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर फोकस रखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तो जो है R&D के अंदर जाना चाहिए, जो काफ़ी हद तक पेटेंट की प्रोसेस करवाने में जाता है, जो काफ़ी हद तक सही नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई। और यहाँ पर ऐसा भी कहा गया कि हम लोग एकेडमिक और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के साथ हम लोग काम कर सके, तो यहाँ पर काम जो है जल्दी हो पाएगा, पेटेंट का भी काम जल्दी हो पाएगा, इनोवेशन भी जल्दी हो पाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर चैनल जो है प्रोसेस में हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस जगह पर कहा गया कि एकेडमिक और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन काफ़ी हद तक ज़रूरी माना जाता है आज के सिचुएशन के हिसाब से। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि इम्प्रूवमेंट इन सम ऑर्डर इंडिकेटर्स हैव रिजल्टेड इंडियाज ओवरऑल रैंकिंग इन द GII इम्प्रूविंग फ्रॉम 81 इन 2015 टू 46 इन 2021। ठीक है, तो यहाँ पर जो GII है उसके अंदर भी यहाँ पर एक चार्ट निकल कर आया है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझना है कि जो पेटेंट है उसकी प्रोसेस क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से हमारा क्या रैंक है, हम क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से याद रखनी है कि जो भी आपकी एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाए तो आप पॉइंट टू पॉइंट वाइज आप लिख सके। ठीक है, और मेंस की एग्जामिनेशन के हिसाब से पेटेंट इकोसिस्टम इज इन इंडिया, आपको पूछा जा सकता है पेटेंट इकोसिस्टम इन इंडिया, क्या इट इज़ एफिशिएंट और नॉट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो है आप लोग दिमाग में रखिएगा। आई होप सो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल ओवर हियर। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, वो किसके बारे में है, द फॉल इन द नेचुरल रबर प्राइसेस इन इंडिया। उसके बारे में कहा गया है कि वाई आर नेचुरल रबर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, व्हाट हैज़ लेड टू द डिक्लाइन इन प्राइसेस। तो दोस्तों पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि नेचुरल रबर जो है भारत के पास सबसे ज़्यादा जो खरीदता था वो था चाइना। ठीक है, पर बाद में चाइना ने का यहाँ पर जो था इम्पोर्ट कम हो गया, चाइना ने भारत से इम्पोर्ट करना बंद कर दिया नेचुरल रबर, तो यहाँ पर चाइना ने बंद कर दिया, तो यही स्टोरी यहाँ पर कही गई है। ठीक है, देखिए, आफ्टर ए मॉडरेट पोस्ट पैंडेमिक revival, the price of natural rubber NR has crashed to 16-month low 150 per kilogram in the Indian market. The price of latex, ठीक है, तो latex जो है वो नेचुरल रबर का यहाँ पर नाम है, latex रबर जिसको कहा जाता है। ठीक है, so which soared during the pandemic due to the huge demand from the global makers took more severe and drubbing with its prices rolling down below the 120। तो पहले 150 रुपये में बिकता था पर केजी, अब 120 में जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्राइसेस है उसके दिन प्रतिदिन प्राइसेस घट रही है कि, और वो हमारी लोकल इकोनॉमी को, फार्मर की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है जो ग्रो करते हैं ये रबर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है। और दूसरी ओर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करता है वो हम लोग चाइना जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हमसे करता है रबर। द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस फॉल इज फेल्ट मोर इन द रूरल एरियाज वेयर मोस्ट पीपल आर सोलली डिपेंड ऑन द रबर कल्टिवेशन एंड हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कट एक्सपेंसेस ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए भी वो थोड़े बहुत कम प्राइसेस में दे देते हैं। यहाँ पर चाइना खरीदता था, चाइना ने बैन कर दिया। कोविड-19 में 150 रुपये के आसपास के करीब 1 किलोग्राम जो लेटेक्स रबर था, नेचुरल रबर था, वो बिका, पर अभी उसका जो प्राइस है वो गिर गया है। तो यहाँ पर फार्मर का दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि आप जो ड्यूटीज़ लगाते हैं ना, जो यहाँ पर समझो कि मैंने आपको नेचुरल रबर आपके उधर भेजा तो आपको ये ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ड्यूटी आप पे करोगे, तो ये ड्यूटी के बारे में ही फार्मर ये
ये कहते हैं कि इस ड्यूटी को आप बढ़ा दीजिए। यहाँ पर ड्यूटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर फार्मर का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में आप लोगों को एक इकोनॉमी समझनी थी, ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को समझना था कि फार्मर का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और यहाँ पर फार्मर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है एम्प्लॉयमेंट का, ये भी चीज़ आप लोगों को समझनी है। इसलिए वो प्राइस जो है थोड़ा कम प्राइस कर वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो ऑन द डिमांड साइड द डोमेस्टिक कंजप्शन रोज बाय 12.9% ओवर हियर, okay, to 12,38,000 tons in 2021 to 22 and 10,960 for 96,400 tons in the previous year, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्ट मटेरियल जो है अगर उसका आंकड़ा देखा जाए तो इंपोर्ट मटेरियल जो है काफ़ी हद तक कम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोवर्स को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट देखने को उसकी जो नीड है उसको यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं फार्मर का। बाद में यही है कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो है उसको हम लोग बढ़ा दें, लेटेक्स प्रोडक्ट्स एंड कंपाउंड रबर के ऊपर हम लोग लेटेक्स ड्यूटी जो है बढ़ा दें, तो ये सारी चीज़ें इक्वल पोर्शन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। सो बाय द आइदर 25% और 30% पर केजी उसको बढ़ाना यहाँ पर उसको चाहते हैं, ठीक है, विच इज़ लोअर, जो भी इसके अंदर लोअर है वो उसको बढ़ा दीजिए, ऐसा कहा गया है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द अदर इम्प्लीकेशंस ऑफ द फेलिंग रबर प्राइसेस इन केरला। तो केरला के अंदर रबर प्राइसेस रबर प्राइसेस के जो प्राइसेस उसके इम्प्लीकेशन होने के क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द रबर इम्प्लीकेशंस ऑफ फेलिंग रबर प्राइसेस, रबर प्राइसेस फेल होने के फॉलिंग होने के क्या क्या रीज़न है केरला के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर लोकल इकोनॉमी को काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ है। ये इश्यू जो है ये एक नया डायमेंशन लेकर आया है यहाँ पर, कहाँ पर, ट्रावनकोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर पॉलिटिकल लैंडस्केप क्रिस्टलाइज्ड, यहाँ पर एक फार्मर जो काफ़ी हद तक रोष के अंदर है, ठीक है, कई सालों से, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत कहा गया है। यहाँ पर केरला के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर केरला के कांग्रेस एम हैज़ अर्ज्ड द केरला गवर्नमेंट टू हाइक द सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात किया गया है कि हमें एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात किया गया है कि आपके मटेरियल के हिसाब से 200 रुपये तो आपको मिलने चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दौरान, ठीक है। तो ये आप लोगों को आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दी नेचुरल रबर। अभी नेचुरल रबर के बारे में बात करें तो कॉमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं नेचुरल रबर, जिसमें से लेटेक्स निकलता है, ठीक है। तो लेटेक्स नेचुरल रबर जो है लेटेक्स से बनाया जाता है, दैट इज ऑफ लेटेक्स ऑफ ए ट्री कॉल्ड द हैविया बारासिलेनेसिस, ओके, ये नाम याद रखिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम, ओके, हैविया बारासिलेनेसिस। सो रबर इज लार्जली परसीव्ड एज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जहाँ पर उसकी ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर इक्वेटोरियल क्रॉप के हिसाब से उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन एरिया में या सब ट्रॉपिकल एरियाज में उसकी खेती हो सकती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के करीब, 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर उसको रेनफॉल मिलना चाहिए। सॉइल की कैपेसिटी जो है बताई गई है कि भाई रिच और ड्रेनेड ऑलिवल सॉइल होनी चाहिए। चीप एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द स्किल्ड लेबर जो इस चीज़ को कर सके, ठीक है। यहाँ पर जो लेबर है उसके चार्जेस कम होने चाहिए और स्किल लेबर होने चाहिए जो अच्छी तरीके से प्लांटेशन कर सके इस क्रॉप का। तो ये है नेचुरल रबर का सिनारियो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो पहले आता है केरला, उसके बाद आता है तमिलनाडु और उसके बाद आता है कर्नाटका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर भारत देश के अंदर जो जो स्टेट्स हैं वो पहले है केरला, तमिलनाडु, उसके बाद आता है कर्नाटका। मेजर प्रोड्यूसर्स ग्लोबली के अंदर आता है थाईलैंड प्रोड्यूस करता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, इंडिया, ये सारे के सारे जो है लेटेक्स रबर से रबर बनाने में काफ़ी हद तक महारत हासिल कर चुके हैं, ठीक है। मेजर कंज्यूमर जो हमारे पास से खरीदता है, ठीक है, वो कौन कौन से कंट्री है। सो है चाइना, यहाँ पर इंडिया तो खुद कंज्यूम करता ही है कि इतनी पॉपुलेशन है। चाइना, इंडिया, यूएसए, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे के सारे जो है ये भारत से या दूसरे कंट्री से क्या कंज्यूम करते हैं, रबर को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल जो एक
रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। ठीक है, तो यार दोस्तों ये जो आर्टिकल यहाँ पर है पेज नंबर 10 के ऊपर आ जाइए न्यूज सेक्शन के अंदर, और जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी से हिसाब से ये आर्टिकल काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। 103rd अमेंडमेंट वॉज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ये कहा गया है कि ये क्या फ्रॉड है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ समझ लेते हैं कि एक्चुअली सिनेरियो क्या है। ठीक है, सो रिजर्वेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली forward classes, which is what are the quota for the economically weaker sections over here. So does petitioners opened their challenge before a constitution bench led by the Chief Justice of India UU Lalit on Tuesday over here. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई, पर कहने का मतलब ये है कि रिजर्वेशन जो है SC ST OBC, ठीक है, इस तरीके से चलता था। तो OBC, ठीक है, SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो यहाँ पर रिजर्वेशन इन लोगों को देने की बातचीत की गई है। यहाँ पर 50% के आसपास ही आप लोग रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर दिया गया है 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रूल कहता है वो आप ये कहता है कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन के अंदर अलोकेट नहीं कर सकते, पर यहाँ पर देखा जाए तो ये है 10% और यहाँ से आता है 50%। तो अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन की कैटेगरी के अंदर 60% हुआ, पर अल्टीमेटली होना चाहिए 50% के आसपास ही होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रॉड है या नहीं है। तो ये अमेंडमेंट किया गया था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को हम लोग कितने परसेंट देंगे, 10% देंगे। तो ये अमेंडमेंट किया गया 103rd, ठीक है, 103rd अमेंडमेंट के तहत। ओके, आगे बात करते हैं इसके अंदर। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जा सकता है, और यहाँ पर आप लोगों को इसको एम्प्लॉयबिलिटी के साथ भी कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर, इसके लिए यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ जज की बेंच बिठाई जाएगी एंड टू जज एनीवन as a pure on the basis of the self declaration and only on the basis of one previous year's income। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब समझ लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर है या आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर की है, ठीक है, यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि 50,000 रुपये भी, ठीक है, या 60,000 रुपीज़ भी कमाते हैं, तो भी आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि 8 लाख से ऊपर आपकी जो इनकम रहेगी तो ही आप लोगों को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का लाभ नहीं मिल सकता है। अगर EWS के अंदर 8 लाख से करीब अंदर की इनकम रही तो आप लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है एज पर दिस पर्टिकुलर रूल। पर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट यही है कि क्या ये अमेंडमेंट सही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फ्रॉड है। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है आप लोगों को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। जो आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। वंस अगेन जीएस पेपर 2 और इंडियन पॉलिटी से है। रोहतगी सेट टू बिकम द अटॉर्नी जनरल अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कौन थे, तो पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर के वेणुगोपाल जो थे, के वेणुगोपाल यहाँ पर पहले रोहतागी जो मुकुल रोहतागी जी जो थे, उसके बाद यहाँ पर जो आए वो कौन थे, के वेणुगोपाल जी, और उसके बाद फिर से बनेंगे यहाँ पर रोहतागी जी। ठीक है, सो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी सेट टू बिकम अटॉर्नी जनरल फ्रॉम October 1st फॉर सेकंड टाइम। तो पहली बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। द नेचर ऑफ द इनकम्बेनेंट अटॉर्नी जनरल के Venugopal is coming to a close on September 30. The 90-year-old jurist has made it clear that he would not want to continue as the top law officer। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है इंडियन पॉलिटी के हिसाब से कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये एक पार्ट है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं भारत देश के। सो अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। आर्टिकल 17(6) के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये क्या प्रोवाइड करता है, ऑफिसेस प्रोवाइड करता है। अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट की एडवाइस से, यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब अगर गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे तो उसको यहाँ पर अटॉर्नी जनरल डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद सी और ही मस्ट बी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी ऑब्टेन्ड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, तो ही यहाँ पर वो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं। यहाँ पर अगर वो चीज़ नहीं है तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक एडवोकेट के तौर पर, हाई कोर्ट के अंदर 5 साल के लिए एडवोकेट के तौर पर काम किया होना चाहिए। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के अंदर या एमिनेंट जूरिस्ट के अंदर 10 साल तक यहाँ पर उन्होंने
हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट का काम किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ये ओपिनियन प्रेसिडेंट साहब ही उसको देते हैं, तो दैट इज अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट एंड दी एलिजिबिलिटी, ठीक है। अगर मैं उसके टर्म के बारे में बात करूँ तो उसकी कोई टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई फिक्स नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर मुझे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अगर बर्खास्त करना है, निकालना है, तो व्हाट इज अ पर्टिकुलर प्रोसेस, सो प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ द अटॉर्नी जनरल आर नॉट स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया है। ओके, सो सी और ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब जब तक कहे तब तक वो रह सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि कल से मत आना, तो कल से नहीं आना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। नाउ ड्यूटीज और फंक्शन के बारे में बात की जा सकती है, तो कहा जा सकता है कि टू गिव द एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन द लीगल मैटर्स, ठीक है। लीगल मैटर के बारे में वो एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट को रिफर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लीगल चैप्टर को रिफर करेंगे, असाइन किया जाएगा प्रेसिडेंट साहब को, वो काम करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर to appear on behalf of the government of India in all cases in the Supreme Court or in any case in an High Court is also, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 143 के हिसाब से आप लोगों को सारी चीज़ें समझनी है कि to represent government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under the article 143, जिसको हम लोग कहते हैं कि power of the president to consult the Supreme Court, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 14 यही कहता है कि power of the president to consult the Supreme Court in this particular kind of the Indian Constitution over here, okay। Now rights and limitation की अगर मैं बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो वोट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, विदाउट अ राइट टू वोट, ठीक है, वो वोट नहीं कर सकते। यहाँ पर दोनों हाउस है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर वो क्या जॉइंट सिटिंग जो है या एनी कमिटी जो है वो बिल्डअप जो है कर सकते हैं, ठीक है। सो सी और ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उस सीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कमिटीज जो है, ठीक है, एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच और शी और ही बी नेम्ड अ मेंबर ऑफ विथ दिस पर्टिकुलर विदाउट अ राइट टू वोट, ठीक है, पर उसका मेंबर है पर राइट टू वोट का यहाँ पर उसका कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। ही और शी विल बी एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ओवर हियर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है। दूसरी और ही और शी डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओवर हियर, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के उसके अंदर उसकी कैटेगरी नहीं आती है, ओके। ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ एडवाइस नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सो अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आई होप आप लोग ये सारा का सारा आर्टिकल जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं सारी की सारी चीज़ आप लोगों के सामने इसलिए लाता हूँ कि आप आराम से घर पर बैठकर अपनी प्रिपरेशन कर सके और यहाँ पर कुछ भी डाउट है मुझे पूछ सके, हम लोगों का 1-to-1 कम्युनिकेशन हो पाएगा, ओके। गूगल फॉर्म जो है वो लिंक में डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के दौरान। नेक्स्ट आर्टिकल जो आया है 384 ड्रग्स जो है एसेंशियल किया गया है मेडिसिन लिस्ट के अंदर, जो नई ड्रग्स आई है उसको एसेंशियल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ बातचीत करता है। अभी ये आर्टिकल काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। टेली ऑक्सीजन शॉर्टेज, डेथ्स, पैनल्स और ये तो आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 के अंदर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर से वो नहीं मिल पा रहे थे, कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए था, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती थी, ठीक है। तो उसके बारे में पहले बातचीत कर लेते हैं कि अगर हमारे ऑक्सीजन का बाटला जो है यानी कि उसका सिलेंडर जो है बनता है तो कैसे बनता है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है, एयर मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैसेस है जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और अदर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन का यहाँ पर इतना परसेंटेज ही है, हाँ या ना, 20.95% के करीब करीब है, और आर्गन का 0.93% और अदर जो है 0.04%, ठीक है। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है 78.8% के यहाँ पर नाइट्रोजन का पोर्शन है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये चीज़ बनती कैसी है, कि हवा को बैठ ठंडा करके ऑक्सीजन करते हैं अलग, ठीक है। जैसे कि हवा जो है उसके अंदर जीनोन है, क्रिप्टोन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, ये सारे के सारे एलिमेंट एक एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग फिलअप करेंगे एक सिलेंडर के अंदर, बाद में उसको इतना ठंडा करेंगे, उसका इतना ठंडा करेंगे, तो हर एक का यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग पॉइंट है, अलग होता है। जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट पर हम लोग पहुँच गए तो वो पॉइंट जो वो चीज़ होगी वो फिल्टर हो जाएगी और वो लिक्विड फॉर्म
प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम लोग पहुंचे -108 डिग्री, -153.2 डिग्री, -183.0 डिग्री, ऐसा करते करते जब ये मीडियम तक पहुंचता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं -268.9 डिग्री के दौरान, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो है वो यूज़ किया जाता है और उसका प्रोडक्शन किया जाता है। आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। इज इट क्लियर? So that's it for this particular session. I want to tell you that if you are preparing for the defense examination like the Combined Defense Services, FCAT, NDA, Army, INET, Air Force Group X and Y, so don't worry. And if you are also preparing for the banking examination like the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampath Educator, and where you can get this particular session over here, and you can also get the study material over here, okay. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619, and online platform is also available for the live clutching also, okay. So that's it for this particular session, and I want to tell you that guys, please make the notes by your own. यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को डिलीवर करता हूँ, उस चीज़ को यहाँ पर डिलीवर अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, यहाँ पर तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए आराम से काम कर सकूँ, ओके। सो इफ़ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इन द यूट्यूब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।